चलिए ध्यान दें, हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में ये लेसन खत्म हो जाएगा। ये मेजर लेसन है जहां से मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी फिर छोटे छोटे लेसन इसमें हो जाते हैं। इसमें भारत में राष्ट्रवाद फिर हम लोग मॉडर्न के साथ पढ़ेंगे, 12th के साथ। इसमें ध्यान दीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद में पिछले क्लास में हम लोग इटली एकीकरण तक पढ़ चुके थे। इटली एकीकरण की बात हम लोग सुने थे कि 3 व्यक्ति थे। सोच किनका था? मेजनी का। कूटनीति किसका था? कॉन्ट काबूर का। और ताकत किसका था? गैरीबाल्डी का। ये 3 चीज मिल करके इटली के एकीकरण पूरा हो गया। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखा? गैरीबाल्डी की जीवनी लिखा। आपको बताया था गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, नाव चलाने वाला था। और सबसे ज्यादा त्याग का उदाहरण कहां से मिला? गैरीबाल्डी से ही मिला। पोप का क्या हुआ? वेटिकन सिटी में खुद को कैद कर लिए। कब? 1870 में। और वहां वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटे देश के रूप में स्थापित हो गया। रोम पर किसका कब्जा हो गया? इटली के राजा विक्टर इमैनुअल का। इटली के एकीकरण को अंततः पूरा कौन किए? विक्टर इमैनुअल पूरा किए। पूरा क्लास में पिछला सुन चुके थे। अब 3-4 क्वेश्चन पूछ ले कि सुना था कि नहीं। चलो तुम ही शुरू करो। कथा सुना था कि इतिहास जांच हो जाएगा, बीच में अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अब इनके लिए है। तुमको बताना है इसमें विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? कोई नहीं बोलेगा। काउंट काबूर को बनाया। बैठ जाइए, तो बहुत बढ़िया सुन रहे थे। चलिए, काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण के लिए किस देश का सहयोग प्राप्त किया? फ्रांस का सहयोग प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव देख रहा है कैसे आएगा, और कहानी सुने हुए तो एकदम स्ट्राइक करेगा कि यहाँ है, एकदम आंसर हो गया। चलिए तुम बता दो जल्दी से, सोच। इसको भारी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए तुम्हारे लिए प्रश्न है, बढ़िया से सोच के बताओ। गैरीबाल्डी ने इटली के किस भाग का एकीकरण किया? गैरीबाल्डी ने इटली के किस भाग का एकीकरण किया? परमा, मोडेना, टस्करी, लोम्बार्डी। सोच के बताओ। सिसिली और नेपल्स। तब तो बहुत सुंदर, एकदम बैठ जाइए। अब इसी क्वेश्चन में कह देता है उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली। तो आंसर जैसे नक्शा इसलिए पढ़ा रहे थे, उत्तरी दक्षिणी भी करना शुरू कर देता है ताकि एकदम पूरा क्लियर रहे। तुमसे क्वेश्चन दे देगा, सब पढ़ लिया, पूछेगा इटली में लोम्बार्डी स्थित है। चॉइस है इटली के मध्य भाग में, बी इटली के दक्षिण भाग में, सी इटली के उत्तर पश्चिम भाग में, और डी इटली के उत्तर पूर्वी भाग में। समझ रहा है कहां पे भाग रहा है लोम्बार्डी? तो मानचित्र याद कराने का उद्देश्य वही है। बाकी तो हम टेस्ट जब लेंगे तो यही सब डिजाइन के वेराइटी वाला इतना क्वेश्चन देंगे कि फुल चार्ज हो जाएगा कि एकदम ठीक हो गया। तो चलिए खैर, आज का क्लास अंतिम लोड। हम लोग पूरे एनसीईआरटी को 2 तरह से पढ़ा है। वर्ल्ड को, वर्ल्ड तो अब लगभग समाप्ति पर है, क्योंकि यहाँ के बाद वर्ल्ड फिर फेज नहीं है। फिर दोनों औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद वगैरह थोड़ा अलग सेक्शन है। वर्ल्ड को हमने आपको किया कि पहला हम कोशिश किए कहानी बेस्ड पढ़े, उसके बाद तब एनसीईआरटी के तथ्य बेस्ड पर भी चले, दोनों चले। 10वां क्लास के एनसीईआरटी जो विद्वानों के समूह ने लिखा, बहुत बेगारी किए। 9वां क्लास ठीक लिखे, 10वां क्लास इतना बेगारी से लिखा हुआ कि कोई बच्चा चाह के भी इस लेसन को रीडिंग नहीं मार सकता। तुम खरीद लो किताब, पहला लेसन अंतिम तक तुम पढ़ लो तो बहुत बड़े वीर हो, नहीं पढ़ पाओ, इंटरेस्ट ही नहीं। इटली एकीकरण जो है 5 लाइन में खत्म कर दी। वो तो हम तुमको इंटरेस्ट देने के लिए उतना लंबा चले, नहीं तो खाली एनसीईआरटी रीडिंग मारना रहता ना, तो हम मारते कहते देखो जी ऐसे हुआ ऐसे हुआ, निकल गए। लेकिन हम जान रहे थे उस वक्त फिर तुमको निरस्ता है, कुछ है नहीं, क्वेश्चन में नहीं बनेगा। बाकी जर्मन पर भी उसी तरह को नक्शा दे दिया, 4 लाइन लिखा, जर्मन एकीकरण खत्म हो। वो एकदम सारांश भाव 10वां के लिए नहीं लिखा, वो लिख दिया बीए वाले बच्चे के। उसको और थोड़ा सा वो सिंपल और लिखना चाहिए था, लेकिन उसमें वो बहुत ही निरस्ता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि कल के बाद फिर अब उन लेसन को पढ़ोगे तो तुमको अच्छा लगेगा। इसके पहले तुम्हारी क्षमता नहीं थी कि पूरे पढ़ ले आओ एकदम टिके रह जाए, एकदम एक पन्ना होते होते लगेगा कब बंद कर दें, उठ के एक बार घूम के आते हैं, बंद कर देंगे। तो अब इसमें यहां से आज हम लोग ध्यान देंगे। आज के क्लास में हम लोग चल रहे हैं जर्मन के एकीकरण। जर्मन का एकीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इटली और जर्मन के एकीकरण से जनरली परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो देखो, जर्मन के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को ये समझना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये मानचित्र हम लोग जो बनाए हैं ये जर्मनी का है, और जर्मनी के जस्ट सटा हुआ जो देश है, ये जर्मन के सबसे पड़ोसी में जो देश है इनका नाम क्या है? फ्रांस। इनसे एकदम जस्ट टच जो कंट्री कर रहा है ये देश कौन है? फ्रांस। फ्रांस है। इस साइड में जो कंट्री टच कर रहा है ये कौन है? ऑस्ट्रिया है। इधर ऑस्ट्रिया है। ऊपर में एक कंट्री है डेनमार्क। इधर एक कंट्री कौन है? डेनमार्क। ये डेनमार्क है। इधर से रूस अपना हिस्से में हो जाएगा। तो देखिए, पहले कहानी को खूब बढ़िया से समझिए। जर्मन की स्थिति है कि यूरोप में सबसे कमजोर देश में गिनती। कारण, इसमें 300 छोटे छोटे राजा थे। अब जहां 300 छोटे 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 राजा है तो देश में न कोई राष्ट्रवाद होगा, न कोई पूरे देश का सोचेगा, और न ही किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला। उस समय पूरे वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट देश कौन है? फ्रांस। हमने बताया था फ्रांस को सर्दी लगने से यूरोप चीखता। हर जगह तुमने देखा पोप के भी सुरक्षा में किसकी सेना है? फ्रांस। आपने देखा तुर्की में भी चर्च है तो उसकी सुरक्षा में सेना किसकी है? तो फ्रांस। फ्रांस एकदम ठीका लेके बैठा है, ये हम सबसे ताकतवर है, सभी जगह सुरक्षा दे। अब पड़ोसी इतना मजबूत हो तो समस्याएं तो बढ़ जाती। पड़ोसी मजबूत है तो कब खेत काट लेगा, क्या करेगा, कोई ठिकाना है? कुछ नहीं, एकदम कर नहीं सकते। जहां कुछ बोलेगा तो और खींच देगा। और इसी कारण से फ्रांस जो है बेचारा शांत है, कुछ कर नहीं पा रहा। अब यहाँ पे प्रसंग हम लोग देखें क्या है, उस बात को जरा ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे इसी पे फ्रांस में जब नेपोलियन बोनापार्ट चला तो नेपोलियन बोनापार्ट आधा से ज्यादा जर्मनी को खींच दिया। वो तो पूरे सब जगह खींच ही लिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट इधर के जो क्षेत्र है 300 से ज्यादा, वो पहली बार कहा कि सब छोटा राजा खत्म हो, सिर्फ 39 को राजा रहेगा। और पहली बार उसने राइन राज्य संघ की स्थापना की। एकीकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी भूमिका थी कि जहां 300 था उसको 39 राज्य में बदला और जर्मन राइन राज्य संघ कहा, और नेपोलियन बोनापार्ट शासन कर रहा। तो आपसे एक पहला क्वेश्चन आएगा, जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट। ये राइन राज्य संघ स्थापित हो गया। धीरे धीरे नेपोलियन का भी कब्जा यहां खत्म हो गया। अब फ्रांस के बगल में जो जर्मनी है उसकी स्थिति है, सबसे इस साइड में सबसे बड़ा राज्य था, और यहां प्रोटेस्टेंट लोग ही ज्यादा रहते थे, बाकी में कैथोलिक चर्च वाले लोग। और ये जो देख रहे हो इसी का नाम है प्रसा। तो पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जर्मन का जिस समय एकीकरण नहीं हुआ उस समय सबसे बड़ा राज्य कौन है? प्रसा। प्रसा इसका सबसे बड़ा राज्य है। इधर की बात चले तो यहां एक राज्य है जिसका नाम है सेल्सविग। सेल्सविग। उसके नीचे एक चले तो यह है होल्स्टीन। होल्स्टीन राज्य का नाम क्या है? होल्स्टीन। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, इसी का नाम है राइनलैंड। आगे आपको याद होगा कि जब हम हिटलर पढ़ा रहे थे तो वर्साय की संधि में इस राइनलैंड का निसैनिकीकरण किया गया कि इधर कोई सैनिक नहीं रहेगा। याद आ रहा है सबको? और उसने चिट्ठी देके भेजा था कि घूम लो। याद आया? तो यही राइनलैंड है, एकदम फ्रांस के सटा हुआ बॉर्डर है। और ये जो नीचे देख रहे हो ये बावेरिया है। बावेरिया ये जर्मनी का ये निचला प्रांत है, बावेरिया। यहां पर जो देख रहे हो यही है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट आगे इंपॉर्टेंट आएगा, यहीं पर फ्रांस से एक संधि होगी। और एक और देखें तो इसका नाम वेस्टफेलिया है। ऐसे और भी कई राज्य है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बड़े राज्य हैं उनको आपके दिमाग में बैठा है। 39 राज्य है, तो उतना रटेगा तो फिर जो सीखना है वो भी गायब हो जाए। तो जो बड़े बड़े राज्य है पहले तो वो दिमाग में बैठाओ, जब तक मानचित्र नहीं है तुम चाहोगे तो वर्ल्ड ठीक नहीं होगा। तो हमने क्या किया, बड़े बड़े राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? प्रसा। इस सबसे बड़ा राज्य। प्रसा के बाद हम लोग देखे सेल्सविग। सेल्सविग के बाद होल्स्टीन। होल्स्टीन के बाद राइनलैंड। इधर कौन है? फ्रैंकफर्ट। फिर बोलो वेस्टफेलिया। और तब कौन है? बावेरिया। अब देखो बिल्कुल पोजीशन आप लोगों का क्लियर हो गया। लास्ट बार बोलेंगे, दिमाग में बैठना चाहिए। हम लोग अभी के क्लास में सीखने जा रहे हैं जर्मन का एकीकरण। तो पहली बात, जर्मन करके कोई देश नहीं। इस समय छोटे छोटे 300 राजा हैं।
और सभी अपने अपने राज्य के राजा हैं, कोई देश कंट्री नहीं, राष्ट्र करके कुछ बना हुआ नहीं। उसको राष्ट्र के रूप में पहली बार बनाने वाला व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट है कि जब जीता तो 39 राज्यों को मिला के राइन राज्य संघ की स्थापना की। उससे लोगों का आंख खुला कि अरे हम लोग एक जाति के लोग एक साथ रहे तो अच्छा है। इसी में सबसे बड़ा राज्य कौन है? प्रशा। बाकी ऊपर कौन है? सेल्सविक, फिर बोलो होल्स्टेन, इधर राइनलैंड, यहाँ फ्रैंकफर्ट, उसके बाद वेस्टफैलिया, नीचे बावेरिया। तो पहले लास्ट बार राज्य ध्यान दे, इसका नाम प्रशा, ऊपर सेल्सविक, उसके बाद होल्स्टेन, ये राइनलैंड, यह फ्रैंकफर्ट, यह वेस्टफैलिया और यह बावेरिया। तो क्या जर्मन के राज्य क्लियर हो रहा है? लास्ट बार बोलो, प्रशा, सेल्सविक, होल्स्टीन, राइनलैंड, फ्रैंकफर्ट, वेस्टफैलिया और बावेरिया। अगर तुमसे कहें कि बावेरिया जर्मन का राज्य है उत्तरी जर्मनी में कि दक्षिणी जर्मनी? दक्षिणी में। प्रशा जर्मन का राज्य है पूर्व की पश्चिम? पूर्व। आजकल का ट्रेंड ये है, कोई बच्चा जर्मन एकीकरण पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट के पढ़ के सब ठीक है, और वो कोशिश करता है कि बच्चे के अंदर जनरल समझ है कि नहीं, वो दे देगा कि जर्मन का एकीकरण प्रशा के अंतर्गत हुआ। यह प्रशा स्थित है जर्मनी के चॉइस से पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में। लड़का कहेगा जा एनसीईआरटी में फोटो तो था लेकिन मुस्कुरा के हम इसी देख के छोड़ दिए। आपको मैपिंग भी एकदम क्लियर कट चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट जो भी राज्य थे अब आपके दिमाग में बैठ गया। कहानी का प्रसंग अब बढ़ रहा है, कहानी एकदम ध्यान से सुनेगा क्योंकि कहानी सुनाने के बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें था क्या कि जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हुआ 1815 के बाद, तो फिर से मेटरनिक ने राजतंत्र को जीवित किया और उस समय मेन प्रशा के राजा को बुलाया गया क्योंकि सबसे बड़ा यही था। और प्रशा के राजा को कहा गया कि आप भाई राजतंत्र फिर से जीवित कीजिए और फिर से अपने पुराने सिस्टम को लाई। इधर डेनमार्क का राजा क्या किया? सेल्सविक और होल्स्टीन पर अपना कब्जा कर दिया। अब देखिए, डेनमार्क सेल्सविक और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया, ये दोनों क्षेत्र इसके अधिकार में। और ये देखो प्रशा के राजा, अब यहां जो देख रहे हो छोटे छोटे कई राजा। अब इतनी खराब स्थिति है कि कोई व्यापारी यहां से घूम के अगर यहां सामान लेके जा रहा है तो सब लोग अपना जो है रोड पर बांस बल्ली लगाए हुए हैं कि राइनलैंड से वेस्टफेलिया आने का 100 रुपया चार्ज निकाली, वेस्टफेलिया से बावेरिया में स्वागत है पैसा निकाली। फिर अब एक व्यापारी को सामान बेचने में इस तरह की जब दिक्कत होने लगी, सबके मुद्रा अलग थे, सबके माप अलग थे, तो पहली बार यहाँ पे जब भी कुछ होता था तो आपको बताया था कि यहाँ प्रभाव पड़ते थे। 1830 की जब क्रांति हुई तो ये व्यापारी लोग सोच रहा है कि हम लोग किसी तरह एक सिस्टम रहे, एक मुद्रा रहे, और 1834 में व्यापारियों ने एक संगठन बनाया जालबेरिन। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, जालबेरिन किसकी संस्था है? व्यापारी की संस्था है, राजा कुछ नहीं कर रहा है। कारण क्या है? तो प्रशा का राजा कौन है? फ्रेडरिक विलियम। अब देखो कहानी यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं। फ्रेडरिक विलियम प्रशा का शासक है, इसी तरह सबका शासक। ये दोनों क्षेत्र केवल डेनमार्क के कब्जा में। जब भी यहां क्रांति हो तो यहां मेजनी जैसा कई लोग थे, उन लोग अपने राजा को कहे कि जर्मनी को भी एक कीजिए, लेकिन फ्रेडरिक विलियम रूढ़िवादी माने पुराने सोच का, किसी प्रकार का जो परिवर्तन नहीं चाहता है। ये लफड़ा मोल लेना नहीं चाहता कि जितना में है संतुष्ट है। कहीं गए एकीकरण करने और हमारा भी छीना गया तो बिना मतलब टेंशन। बात समझिए, इसीलिए कोई तरह का चेंजिंग नहीं चाहता, ये एकदम रूढ़िवादी। और इसीलिए कितना भी लोग प्रयास किया, फ्रेडरिक विलियम चुपचाप सुनते हुए मुस्कुरा के छोड़ते गया, कुछ नहीं। और इसी कारण से व्यापारी कहा कि इनके भरोसे नहीं हो, हम लोग को अपने से करना है। और 1834 में जालबेरिन व्यापारियों की संस्था बनी। टीचर और स्टूडेंट कई लोग इसमें विचार दे रहे हैं, लेकिन एकदम सबसे ध्यान दिए हुए मेटरनिक है कि कोई इधर उधर ना करे। 1848 तक एकदम दबाए हुए। ये तो भाग्य अच्छा रहा कि 48 के बाद 60 होते होते फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो गई। जब ये मर गया तब इसी का भाई है विलियम प्रथम। और ध्यान दीजिए, विलियम प्रथम जब राजा बना तो ये नया सोच का व्यक्ति,
ये चाह रहा है कि नहीं जर्मन का एकीकरण बावेरिया और राइनलैंड से नहीं, हम बड़ा है तो मेरे अंतर्गत होना चाहिए। कैसे उधर था पोप अलग चाह रहा था, वो अलग चाह रहा था, तो सब चाह रहा है, लेकिन ये चाह रहा है कि नहीं पूरे जर्मन को एक कौन करे, प्रसा करे। और इसीलिए प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने अपना चांसलर बनाया। जर्मन संसद को डाइट कहते हैं। आपसे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, जर्मन संसद को क्या कहते इस समय? बाद में इसी का नाम फिर क्या होगा, राइक्सटैग। आपको याद है हिटलर के समय आपको पढ़ाए थे। इस समय जब छोटे छोटे सब जगह अलग अलग हैं, तो अभी ये डाइट के रूप में, जब पूरे एक राष्ट्र का ही रूप धर लेगा तो इस डाइट अलग अलग जो प्रतिनिधि सभा है वो राइक्सटैग में बदलेगी। बोलो बात क्लियर हो रहा है सबका? तो बाद में जब एकीकरण हो जाएगा तो हम लोग एक नया संस्था संसद बोलेंगे, उनका नाम राइक्सटैग होगा। अभी जो चल रहा है इसका नाम क्या है, डाइट। डाइट एक प्रतिनिधि सभा है, और प्रसा का जो प्रतिनिधि सभा है ये विलियम प्रथम एक तेज तरार आदमी खोज रहा था, और इस समय एक सबसे तेज तरार आदमी इनको मिले जिनका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो देख रहे हो इसी को विलियम प्रथम ने चांसलर बनाया। जर्मनी में आज भी प्रधानमंत्री नहीं बनते, वहां चांसलर बनते। प्रधानमंत्री पद को ही चांसलर कहते अभी भी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर बनाया। बिस्मार्क इस संवैधानिक राजतंत्र का सपोर्टर है, और सबसे बड़ा एक विचारक है हीगेल। हीगेल के विचार से प्रभावित। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित? हीगेल। हीगेल ने एक विचार दिया था, एक जर्मन चिंतक, और हीगेल का विचार था कि सबसे ऊपर अगर कुछ है तो राष्ट्र, व्यक्ति से भी ऊपर राष्ट्र है, और राष्ट्र के लिए किसी को कुछ भी करना पड़े तो राजा को करना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं। और इसीलिए इसको हीगेल को तानाशाही का जन्मदाता कहा जाता है। इसी थ्योरी पर हिटलर था, किसी को मार दिया, कोई पूछे काहे मार रहा है, तो सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हम किसी को मार सकते हैं। हीगेल नया थ्योरी दे दी, और इसीलिए तुमसे ऑब्जेक्टिव आया कि किस चिंतक को तानाशाहों का जन्मदाता कहा जाता, और इसी के टावर से प्रभावित है बिस्मार्क। तो समझ रहे हो कितना DD2 टावर धर रहा है। राष्ट्र सबसे ऊपर है, और इसके अलावे मैं कुछ नहीं जानता, और ये अब पहली बार सोच रहा है कि इसको हम एक करेंगे। और इसीलिए बिस्मार्क समझ गया, जैसे काउंट काबूरी समझ गया था कि हमारा एकीकरण जब तक कोई दूसरा नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, उसी तरह बिस्मार्क भी समझ गया कि बिना लड़े हुए, इधर भी उतने मजबूत है, इधर भी वही है, ये सब डेनमार्क कब्जा किए है, तो हमको ताकत से लगना हो। और इसीलिए 1862 में जब ये हेड बना बिस्मार्क, तो हेड बनने के बाद इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। क्वेश्चन आएगा, रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह क्या है? इसने अनाउंस किया कि देश में जितना भी लोहा है उसको एकदम पजा के ठीक रखो, बिना उसको खून से भेंट कराए एकीकरण नहीं होगा। मतलब नट सेल में रक्त एवं लौह का मतलब युद्ध है। रक्त एवं लौह का मतलब देश के लोहा पजा पजा के एकदम खून निकालने के लिए तैयार रहो, और तब देश का एकीकरण होगा, मतलब युद्ध होगा। यानी नट से लिखी है सैनिक शक्ति बढ़ाओ। और ये जो प्रसा का बिस्मार्क है, कहा हम लोग को लड़ना होगा, सेना बढ़ाई, पूरे बजट सेना में खर्च करना शुरू कर दी। और जब ताकत बढ़ाया तब 2 ही साल बाद 1864 में, बने हुए 2 ही साल हुआ, 1864 में कहा कि पहला टारगेट किसको करें। फ्रांस भी इधर से कुछ घिंचे हुए है, किसको ठीक करें, तो इसको लगा सबसे आसान डेनमार्क है, कम से कम सेल्सविग होल्स्टीन तो घिंचा जाएगा। लेकिन आज तक ही अभी किसी से लड़ा नहीं है, तो अंदाज नहीं कर पा रहा है कि डेनमार्क हमसे कमजोर होगा कि मजबूत होगा, क्या होगा। तो ये लफड़ा नहीं लेने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से संपर्क किया कि अगर हम लोग दोनों मिल जाते हैं तब कहीं कोई शक है कि डेनमार्क टिकेगा। तो ये कहा कि तो हमको फायदा तो है ना, 2 बड़ा बड़ा राज्य है, एक हम रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। ये भी देख रहा है कि तब खाली साथ जाने का जरूरत हो तो ऐसे ही डरे भाग जाएगा, और एक राज्य मिल रहा है तो वहां से इनकम होते रहेगा तो कुछ लाभ ही है।
तुरंत ऑस्ट्रिया तैयार हो गया और 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के हेड कौन है? बिस्मार्क। ये दोनों मिलकर डेनमार्क से लड़ाई किए। डेनमार्क लड़ाई ही शुरू हुआ तो कहा भाई लड़ो नहीं, हम छोड़ देते हैं। तुरंत सेल्सविक और होल्स्टीन खाली कर दिया। बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं हुआ, तुरंत खाली कर दिया। इससे सबसे ज्यादा दुख बिस्मार्क को हुआ कि बेकार इसको ले लिए थे। ये तो ऐसे ही था, हम सोचे कि कुछ लड़ाई उड़ाई होगा, ये ले लिए और इसको अब देना पड़ जाएगा। बड़ा चिंता में बेचारा, ये हम सोचे थे एक करेंगे तो ये तो हम अकेले भी आते तो हो जाता, बेकार इसको ले लिए। कई बार होता ना है, कोई आदमी कई लोग लेके गया, अब मालूम चला कि ऐसे ही हो गया तो सोचता है कि अब इतना के खिलाना पड़ेगा, बेकार इतना कर ला। वही टेंशन अब इसको है, लेकिन कमिटमेंट तो कर चुका था। इसीलिए इसने सेल्सविक को प्रसा अपने अधिकार में लिया। और जो होल्स्टीन देख रहे हो, ये ऑस्ट्रिया को बड़ा दुखी मन से दे दिया। ले लो, ठीक। ऑस्ट्रिया भी अपना पूरा सेना, सिपाही, कैंप, ये सब होल्स्टीन में भिड़ा दिया कि वहां से हमारा जो सेना सिस्टम है, थाना है, वहां से कलेक्शन होगा, मेरे पास आते रहे। अब यहां से बिस्मार्क सोच रहा है दे तो दी, लेकिन ये मेरे जर्मन के लोग यहां बहुत ज्यादा है, यहां अगर हम अपने रखते तो लाभ होता, इसको बेकार दी। फिर अगला साल सोच रहा है कि क्या इससे नहीं फरिया सकते हैं, छीन लेंगे। लेकिन फिर सोच रहा है कि लड़े कैसे। तो इसने क्या किया, नया आइडिया निकाला। अखबार जो निकाला उसमें जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया। इसने लिखा कि जर्मन विश्व का सबसे अच्छा नस्ल के लोग है, वो किसी के कब्जा में नहीं रहता। ये नस्ल के लोग जहां है, अगर कोई कब्जा किया है तो हाँ हमला उमला करेगा और हम उसके लिए हमेशा तैयार है। कभी हमला उमला करेगा नागरिक तो हम उधर से रहेंगे। ऐसा कहते कहते इन लोगों को इतना चार्ज कर दिया कि होल्स्टीन के आदमी ऑस्ट्रिया के थाना का घेराव करके हमला कर दी। अब होल्स्टीन में घेरा गया है किसका सेना? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया कहा कि अरे हमला करेगा, कमजोर समझता है, ठहरो 1 लाख सेना हम तैयार करते, वहां एकदम सही कर दे। और पूरा सेना लेकर के और तैयार कर दिया कि होल्स्टीन को एकदम ठंडा कर दे। लेकिन जैसे ही सेना इधर आया तो वैसे ही कह रहा है बिस्मार्क कि खबरदार, हमारे एरिया से होकर उधर नहीं जा सकते, तुमको कैसे जाना है तुम समझो। और अखबार में निकाला कि हम बाहरी सेना को घुसने नहीं दे रहे हैं, बाकी तुम लोग समझदार। तो बोलो यहाँ पिटाई घटेगा कि बढ़ेगा? अब इसके पास न्यूज आ रहा है कि 500 मरे, बेचारा कर आगे तो छोड़ो, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, ये कहा ऊपर भी देखेंगे तो मार देंगे, मेरा जमीन नहीं जाना चाहिए। ले दे के बात एक ही है कि लड़ाई पक्का हो गया। बात समझिएगा। अब तुम ही बताओ, किसी आदमी को तुमने कहा कि चलिए हमारा कई जमीन है और उसमें आप सहयोग करिएगा, तो बीच में 2 कट्ठा आपको भी दे देंगे, बाकी मेरा रहेगा। दे दिया। देने के बाद अफसोस कर रहा है कि इसको बेकार दे दी। और फिर जब उधार लगा लिया तो काटने समय लाठी लेके बैठा हुआ है, खबरदार मेरा जमीन में पैर रख के नहीं जा सकता है। तो बात एक है कि अब लड़ना होगा। अरे कहने का सेंस तो एक ही है ना कि तुम हम काटेंगे कैसे, मेरा धान लगा हुआ है, और तुम कहेगा हमारे जमीन में नहीं पैर रखना चाहिए। भाई तुम समझो कैसे जाएगा, उड़ के भी जाएगा, ऊपर से हवा भी मेरा है, फिर वहां भी मारेंगे। तो मतलब है कि लड़ाई। और इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है जिससे सहयोग लिया बिस्मार्क, उसी से 1866 में भिड़ गया। इसी लड़ाई का नाम है कौन सा युद्ध? सेडोवा का युद्ध। और इस सेडोवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1866 में सेडोवा का युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच शुरू हुआ। और इसी समय तुमको याद होगा, ऑस्ट्रिया बगल में ही है इटली, वेनेसिया पर कब्जा रखा था। कहानी याद आ रहा है? और जैसे बिस्मार्क हमला किया तो वेनेसिया से कहा कि सेना इधर लाओ, बिस्मार्क मारने आया है। तब तक उधर विक्टर इमैनुअल कहे वेनेसिया लपेट लो। देखिए दोनों कहानी एकदम लिंक है। ये लिंक क्लियर हो गया है सबका? तो ये लिंक देखिए, पहला फेज आपने समझ। अब यहां क्या है, इस लड़ाई में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार होने लगी। जब ये हारने लगा तो कहा कि जाओ
होल्स्टीन न चाहिए, ले लो तुम। तो कहा हाँ ठीक है, तो होल्स्टीन छोड़ दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और प्रसा तुरंत लड़ाई सेडोवा में ऑस्ट्रिया को हरा के होल्स्टीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब इतना बड़ा ही हो चुका है। अब बहुत टफ है, कारण इधर फ्रांस का प्रभाव, और फ्रांस दुनिया का सबसे मजबूत देश। इसकी सेना के डर से तुमको याद है कि गैरीबाल्डी भी हमला सोचा था तो काउंट का भी रोक दिया था, याद आ रहा है? तो इससे फरियाना उतना आसान नहीं। और इसी कारण से प्रसा तो सेल्सबिक भी ले लिया, इसको हरा के होल्स्टीन भी ले लिया। उसी समय एक मुद्दा आया, फ्रांस बड़ा चिंता में है कि पड़ोसी मजबूत हो रहा है, और पड़ोसी का मजबूत होना ही चिंता की बात। कब छज्जा निकाल देगा ठिकाना नहीं है, मजबूत है तो वो कुछ भी करेगा। और इसीलिए इसको लग रहा है कि हम मजबूत थे, डेनमार्क को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, धीरे धीरे एक होते जा रहा है, इतने राज्य थे अभी मजबूत हो रहा है, बड़ा चिंता में। उसी समय यहां पर फ्रांस के बगल में ही स्पेन है, उसके उधर पुर्तगाल है। स्पेन के युवराज मरे थे और वहां पे जर्मन के ही वंश के शासन यहां चलते थे, राजा। तो स्पेन के राजा जब मरे तो नया युवराज चुनने की बारी आई, तो स्वतः इसी के वंश की वहां पर उत्तराधिकारी में अपना हक बनता था। तो इसने कहा कोई बात नहीं, मर गए तो हम नया भेजते हैं, वही यहां देखेंगे। और इससे फ्रांस भारी चिंता में आया कि इधर भी उसी का वंश और इधर भी वही, तब तो ये दोनों कब मिलके दोनों तरफ से हमला करेगा, हमको मुश्किल करेगा। फ्रांस एकदम ऑब्जेक्शन लगा दिया कि खबरदार, और स्पेन में तुम्हारा कुछ नहीं, वहां के लोग रहेगा, तुम चुपचाप यही रहो। जब कमजोर था तो हम कहूं रहो, हम तंग नहीं कर रहे। ये कहा कि हमारी एकदम स्वाभाविक उत्तराधिकार, हमारा हक बनता है, क्यों हम नहीं रहेंगे। और इसी मुद्दे पर फ्रांस और प्रसा बहुत तनाव बढ़ गया, और इतना तनाव बढ़ गया कि फ्रांस फॉर्म में आ गया। और 1870 में 4 साल बाद सेडोवा की लड़ाई के बाद फ्रांस ने प्रसा पर हमला कर दिया। वो देखा मौका अच्छा है, सब और खींच लेंगे, उधर भी अपना रहेगा, मैं विश्व का सबसे ताकतवर देश हूं। और इसी समय प्रसा भी इतने ताकत से लड़ा कि फ्रांस को लगा कि ऐसा ना कि हारेंगे क्या, तो पोप के सुरक्षा वाला सेना भी उसने बुला लिया, और विक्टर इमेनुअल पोप को खदेड़ा तो भाग गया था वेटिकन सिटी में। देखिए कहानी का डबल प्रसंग था। तो अब आप नीचे वाला प्रसंग भी इटली भी समझ रहे हो, इधर की अब बात समझिए। इसी लड़ाई का नाम है सेडोन का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट लड़ाई है। इस लड़ाई को क्या कहते हैं? सेडोन का युद्ध। और सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ, किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। इस लड़ाई में भयंकर लड़ाई रही, 1 साल चल। 1 साल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, 10 मई 1871, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। 10 मई 1871 में फ्रांस के सभी सेना को जर्मन की सेना घेर ली फ्रैंकफर्ट में, सब सेना ऐसे कर ली। और फ्रैंकफर्ट में ही कहा कि आओ इधर, नेपोलियन तृतीय राजा था, कहा कि इधर आओ और संधि समझौता करो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे सब होगा। और इस तरह की संधि किया कि फ्रांस सोचा था कि इसका कुछ राज्य ले लेंगे। फ्रांस का इधर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य था अल्सेस और लॉरेन। बिस्मार्क देखा कि जब जीत ही गए हैं तो उसका भी राज्य लपेट लिया कि हमारा ही है, तुम गलती से बहुत पहले ले लिया था। अब देख लीजिए, उसका जहां सबसे ज्यादा लोहा और कोयला है अल्सेस लॉरेन, उसको भी लपेट लिया और अपना भी सब चीज खींच लिया। और इस प्रकार यह डेट विश्व के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट डेट है। एक यूरोपीय शक्ति का अंत और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ। देखो ये शब्द पूछेगा तुमसे, एक यूरोपीय शक्ति का अंत और दूसरे का उदय किस युद्ध से हुआ? सेडोन का युद्ध। किस संधि से हुआ? यही फ्रैंकफर्ट में हुआ। इस संधि को फ्रैंकफर्ट की संधि कहते, और फ्रैंकफर्ट की संधि से फ्रांस कह रहा है कि जी ठीक है जो कही, और विश्व की शक्ति अब फ्रांस खत्म हो गया। ये 71 के बाद दुनिया में सबसे ताकतवर कौन बन गया? प्रसा। और अब प्रसा नाम नहीं है, सब जब एक हो गया तो इसको जर्मनी का। अब मेन संसद बन रहा है राइखस्टैग, मेन सेंटर बन रहा है बर्लिन। अब देखो बर्लिन सेंटर बन गया, अभी राष्ट्र का रूप ले लिया 1871 में। और इसमें बदमाशी कौन किया था? बिस्मार्क। इसका भी राज्य खींच लिया था अल्सेस और लॉरेन।
और वो जान रहा था कि जब हम उसका राज्य खींचे हैं तो हमको पक्का मारेगा। और इसीलिए 1871 में तुमको जान के आश्चर्य होगा, जिस ऑस्ट्रिया से 66 में लड़ा, बिस्मार्क इसी से दोस्ती कर रहा है कि अरे वो तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था तब न लड़ गए, हम लोग तो दोनों एक थे। देखिए आपके नहीं सहयोग रहता तो डेनमार्क नहीं हारता। आप जो है ऐसा कीजिए, हम लोग दोनों मिल करके दोस्त हो जाए। ऐसा दोस्त जिसमें कोई हमला करे आप पर तो हम आपके साथ हैं, और हम पर तो आप मेरे साथ। इसने भी देखा कि मजबूत ताकत बन रहा है, जो फ्रांस को हराया है, तो दोस्ती क्यों नहीं करेगा। और ऑस्ट्रिया और जर्मन का एक गुट बन गया। और यही 71 के बाद कुछ समय के बाद इटली का जो एकीकरण पूरा था तो हुआ कि भी मजबूत है, इसको भी बुलाइए। और ये तीनों गुट बना लिए, ऑस्ट्रिया, जर्मन और इटली, ये त्रिगुट है। और ये तीनों अब कह दिए कि हम लोग तीनों एक हैं, कोई आएगा तीनों मिलकर मारेंगे। किस लिए? खाली फ्रांस को सही करने के लिए, कि फ्रांस गलती से भी नहीं सोचे कि अल्सेस लॉरेन लेंगे, अगर आया तो तीनों मिलकर मारेंगे और कुछ छीन लेंगे उसको। फ्रांस मजबूत देश था, लेकिन सोचो कैसे कर दी। और यही इसके जवाब में 1907 में फ्रांस कहा कि तीनों एक हो गया, मजबूत है, इटली भी एकीकरण हो गया, ये भी मजबूत है, ऑस्ट्रिया भी तो इसका चलंती था 15 से 48। अरे मैटरनी क्यों है इसका, इसकी भी चलंती अभी तो चल रहा है। तीनों मजबूत देश है और कहीं हम पर हमला करेगा तब तो ई जाके बगल में इंग्लैंड था, कहा कम से कम हम लोग दोनों तो एक हो, ये नहीं तो कब मारेगा तो फिर क्या होगा। और बगल में ही बड़ा सा देश रूस था, तो रूस से जर्मन की लड़ाई हमेशा चलती थी, तो रूस कहा कि तो हम भी एक रहेंगे। और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों मित्र बने, तो इसको मित्र देश कहे। देखो अब कभी भी तुमको मित्र राष्ट्र कहेगा तो कहना समझ रहे हैं, मित्र में फ्रांस है, इंग्लैंड है और रूस है। और धुरी राष्ट्र कहेंगे, जो मेन चक्का है वो यही है, जर्मन, ऑस्ट्रिया और इटली। और ये दोनों जब गुट बन गए तो बीच में समाचार पत्र वाले स्वाहा स्वाहा करना शुरू किए। इसका अब 4 आदमी इधर गया और एक आदमी चोरी कर रहा था, मालूम चला वो पिटा गया। तो इसके अखबार वाले ने निकाला कि त्रिगुट के आदमी जब फ्रांस गए तो उसमें 40 आदमी लापता, एक घायल अवस्था में मिले। और बाकी का ठिकाना नहीं, लापता कर दिया। अब आदमी पढ़ा 40 लापता, आने दो इसका कोई आदमी, तो हम लोग बताते हैं लापता क्या है। और आया उसका 5 आदमी, ये लोग पांचों को मिलकर मारा खूब कि मेरा आदमी लापता किया। तो इधर का अखबार निकाला 500 आदमी लापता, 5 लाश मिला। तो इससे पूरे एक ही चीज हो गया कि इन लोग अब इतना तनातनी में है, इठाओ फरियाद देते हैं। दोनों कहा कि अब एक एक काम है, बारूद जुटाओ। पूरे देश का बजट का 80% इन लोग सेना में खर्च कर रहे थे, खाली बारूद जुटा रहे थे। और यही 1907 से लेकर के 1914 तक 7 साल में इतना बारूद इन लोग जुटा लिया कि जो घूमे अपना एक बार तो कहे कि हमला करके कोई देखे एकदम ठीक कर देंगे। और इसी में तुम देखोगे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाए। इतनी बारूद जमा है, 4 साल यूरोप धड़ाम धड़ाम करते रहेगा। ये प्रथम विश्व युद्ध का जड़ पूछेगा, गुप्त संधि का जन्मदाता कौन है? कहानी सुन रहा है, जल्दी बोलो, गुप्त संधि का जन्मदाता कौन है? बिस्मार्क। अरे यही ना ये सब गेम कर रहा है, तो बिस्मार्क ही गुप्त संधि का जन्मदाता है। यही मेन सिस्टम आगे की ओर टर्न किया है। तो हम लोग को इसमें जर्मन का एकीकरण पढ़ना था, तो हम समझते हैं कि पूरे स्टेप क्लियर हो गया है सबका। अब इस लेसन के तथ्य को देखेंगे, कहानी सेक्शन आपका हो गया, तो अगले क्लास में अंतिम होगा, पहला लेसन खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले दिन देखेंगे। बीपीएससी ट्री में भी कोई क्वेश्चन हमारे से अलग नहीं आएगा, कहानी और फिर तथ्य जैसे बताएंगे बस वैसे पढ़िए, एकदम पूरे लगेगा कि हाँ एकदम सर सब क्वेश्चन बन गया। टीचर के लिए ज्योग्राफी बैच ला रहा है ना, ज्योग्राफी बैच का कल हो सकता है कि यूट्यूब पर ऑफर देंगे, यूट्यूब पर बने रहिएगा। एनसीईआरटी का सीरीज ला रहे हैं, डेली 2 घंटा पढ़ाएंगे उसमें भी। चलिए आप लोग
जो ऑनलाइन में बच्चे हो, प्ले स्टोर पर जो अपना एप्लीकेशन है जिससे पढ़ रहे हो उसको कम से कम अपना 5 स्टार रेटिंग और अपना फीडबैक भी जरूर लिख दो, ताकि बाकी बच्चे को भी सुविधा रहे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया से। दरोगा फाउंडेशन वाले को एनसीईआरटी ज्योग्राफी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एएलपी के बैच के लिए भी कल नोटिस आ जाएगा।